Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास बात चल रही थी प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम बात कर रहे थे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। ठीक है, तो हम डी ब्लॉक तत्वों के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस में। ठीक है, और आपकी जो फर्स्ट यूनिट का जो भाग है, कौन सा वाला, डी ब्लॉक वाला, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी है तो वो आप पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ओपन कीजिए। ठीक है, अच्छा एक बात और, किसी बच्चे का मैसेज आया था कि सर वीडियो कई बार ब्लर हो जाती है या वीडियो अच्छी क्वालिटी में नहीं आ रही है। तो भैया ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके फ़ोन की प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने क्या किया हुआ है, वीडियो को 144 या 240 पिक्सल में किया हुआ है। आपको अपनी स्क्रीन पे साइड में 3 डॉट दिखाई देंगे, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे जाके आप उसको 360 पिक्सल लिखाएगा, क्वालिटी लिखाएगा, तो उसमें आप उसको 360 या 480 पिक्सल कर देना। तो आपकी क्वालिटी जो है शानदार आ जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे कोई मैं आपके पास घर में आके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमारा जो अगला गुण है वो है कठोरता एवं यांत्रिक सामर्थ्य। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, जो कि क्या है, धातु है, सब के सब धातु है। और आपको पता है धातुओं का गुण होता है कठोर होना। सारी धातु क्या होती है, कठोर होती है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि संक्रमण धातुएं कठोर होती है। आपको पता है जब आपने 12th क्लास में कुछ चैप्टर पढ़े थे तो आपने इस तरीके के कुछ गुण पढ़े होंगे कि संक्रमण धातुएं कठोर होती है, आघात वर्धनीय होती है, आघात वर्धनीय होती है, तन्यता पाई जाती है। ये गुण आपने पढ़े होंगे। ठीक है, ये गुण किस में होते हैं, धातुओं में होते हैं, मेटल्स में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही संक्रमण धातुओं में भी ये गुण पाए जाते हैं। अब देखो हमको बात करनी है किसकी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करनी है, स्कैंडियम की बात करनी है और कहीं नहीं भटकना है। तो जब हम स्कैंडियम से टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम तक जाते हैं, ठीक है, जब हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम तक जाते हैं तो हमारे पास जो धात्विक बंध है, जो हमारे पास धात्विक बंध है, धात्विक बंध की प्रबलता बढ़ती है, बढ़ती है। ठीक है, कहां तक, क्रोमियम तक धात्विक बंध की प्रबलता बढ़ती है। यानी कि हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम तक जाएंगे तो हमारे पास धात्विक बंध की प्रबलता बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद धात्विक बंध की प्रबलता जो है वो घटने लग जाती है। क्यों, आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो पहले जब हम क्रोमियम तक जाते हैं तो वहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं, पहले तो हमारे पास शुरू में स्टार्टिंग में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, लेकिन जब हम आगे जाते हैं, मैंगनीज के बाद जाते हैं, आगे तक जाते हैं, तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लग जाती है। तो जहां हमारे पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, फिर हमारे पास अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इस तरीके से, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, 4, फिर कितने हो जाते हैं, 3, फिर कितने हो जाते हैं, 2, फिर कितने हो जाते हैं, 1। ठीक है, देखो जब तक हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तब तक तो हमारे पास धात्विक बंध है वो प्रबल होगा। ठीक है, जो हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जब हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने लग जाती है तो हमारे पास धात्विक बंध क्या होने लग जाता है, कमजोर होने लग जाता है। धात्विक बंध की सामर्थ्य कम होती जाती है। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, हालांकि मैग्नीज से लेके निकेल तक कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बस थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा अंतर क्यों नहीं होता,
क्योंकि मैग्नीज से निकिल तक जो रेडियस होती है वो समान होती है, ठीक है, रेडियस होती है वो समान होती है। तो इतनी सी बात बतानी है आपको, छोटा सा पॉइंट था ये, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अच्छा, एक आता है हमारे पास टॉपिक उत्प्रेरक सक्रियता, कैटलिस्ट एक्टिविटी, ठीक है। ये क्या है, देखो हमारे पास जो डी ब्लॉक के तत्व है ना, डी ब्लॉक के तत्व हैं वो अधिकतर किस काम में आते हैं, कैटलिस्ट के रूप में काम में आते हैं, ठीक है। आपने जब कोई अभिक्रिया करवाई होगी, आप 12th से जब कोई रिएक्शन करवा रहे हो, जब ऐसे कोई रिएक्शन करवाते हो, आप कोई तीर का निशान देखते हो, तो यहाँ पे तीर के निशान के ऊपर आपको लिखे मिल जाते हैं, जैसे निकिल लिखा मिल गया, प्लेटिनम लिखा मिल गया, पैलेडियम लिखा मिल गया। तो ज्यादातर हमारे पास कौन से होते हैं, संक्रमण धातु होते हैं, ठीक है, जो किसका काम करते हैं, जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। आपको कुछ इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया जब आपने करवाई होगी तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिला होगा। जैसे ये हमारे पास कोई एल्कीन है, हमने इसका क्या करवा दिया, अपचयन करवा दिया, हमने क्या करवा दिया, इसका अपचयन करवा दिया। तो ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, निकिल के। आप ये मत देखो रिडक्शन हो रहा है, ये मत देखो, आप तो ये देखो, आपने जो 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने रिएक्शंस देखी है, आपने तीर के निशान के ऊपर क्या देखा था, निकिल देखा था, प्लेटिनम देखा था, पैलेडियम देखा था। तो ये सब क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण धातु है, जो क्या काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं, कैटलिस्ट एक्टिविटी, यानी कि किसी भी रिएक्शन में एक्टिव करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो संक्रमण धातु विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में, संक्रमण धातु विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है वहां पे संक्रमण धातु क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में कैटलिस्ट का काम करते हैं। आपने देखा है, आपने देखा होगा अधिकतर अभिक्रियाओं में, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, एक अभिक्रिया है N2 + 3H2 और ये 2NH3, ठीक है। तो आपने कई बार देखा होगा यहाँ पे Fe लिखा हुआ या MO लिखा हुआ, फेरस लिखा हुआ, मोल्बिडेनम लिखा हुआ। तो ये भी हमारे पास क्या है, संक्रमण धातु है, हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है। मैं आपको सिर्फ यहाँ इतना बता देना चाहता हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो कैटलिस्ट के रूप में काम में आते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट के रूप में काम में आते हैं। और ये कैटलिस्ट के काम में क्यों आते हैं, देखो, क्योंकि ये जो हमारे पास संक्रमण धातु हैं, संक्रमण धातु में खाली कक्षक होते हैं, खाली कक्षक होते हैं। अब आप कहेंगे सर खाली कक्षक होते हैं उससे क्या, देखो बच्चों, अगर हमारे पास किसी के पास खाली कक्षक है तो वो आसानी से किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है, किसी के साथ बंध बना सकता है, ठीक है। और खाली कक्षक उपलब्ध होते हैं तो वो आराम से ऊर्जा भी प्रदान कर सकता है और रिएक्शन जो है वो आसानी से कंप्लीट हो जाती है, जिससे अभिक्रिया आसानी से हो जाती है, अभिक्रिया आसानी से हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने किसकी बात की, उत्प्रेरक सक्रियता की बात की, कैटलिस्ट एक्टिविटी की बात की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, उत्प्रेरक सक्रियता हो गया। अब देखो हमारे पास, ये मैं इसको मिटा देता हूं, जो हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है समांगी उत्प्रेरक, समांगी
उत्प्रेरक, ठीक है, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है। और एक हमारे पास क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरक, क्या, विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है। दो होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक, होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें अंतर क्या है। देखो, हमने कोई क्रियाकारक लिया, किसके लिए, अभिक्रिया करवाने के लिए। हमारे पास किसी क्रियाकारक से क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, यहां हमारे पास क्या है, उत्प्रेरक है, ठीक है। अगर देखो क्रियाकारक हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ठोस अवस्था में है, और कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक भी हमारे पास ठोस अवस्था में है, तो हमारे पास ऐसा उत्प्रेरक क्या कहलाता है, समांगी उत्प्रेरक, ठीक है। जब क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान हो, जब क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान हो, भौतिक अवस्था समान हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट, यानी कि जो हमारे पास क्रियाकारक है वो भी ठोस होना चाहिए, उत्प्रेरक है वो भी ठोस होना चाहिए। अगर ये हमारे पास लिक्विड है तो ये भी लिक्विड होना चाहिए और ये भी लिक्विड होना चाहिए। और विषमांगी उत्प्रेरक में क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, ऐसे उत्प्रेरक, वे उत्प्रेरक जिनमें, वे उत्प्रेरक या वे कैटलिस्ट जिनमें क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग हो, ठीक है। यानी कि हमारे पास जैसे कोई क्रियाकारक है, यहां मैं आपको बता देता हूं, यहां क्रियाकारक है, मान लीजिए ये क्रियाकारक क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। मान लीजिए ये हमारे पास किस में है, लिक्विड अवस्था में है, और जो हमने कैटलिस्ट लिया है, कोई भी कैटलिस्ट लिया है, वो हमारे पास किस में है, वो हमारे पास सॉलिड में है या गैस में है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्रियाकारक और जो कैटलिस्ट है, क्रियाकारक और जो उत्प्रेरक है, इनकी जो फिजिकल स्टेट है, जो भौतिक अवस्था है, वो अगर अलग अलग होती है तो ऐसा जो कैटलिस्ट है, ऐसा जो उत्प्रेरक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहलाता है, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है, ठीक है। आपको इतनी सी बात याद रखनी है कैटलिस्ट एक्टिविटी में, और इतनी सी बात याद रखनी है। और साथ ही ये याद रखना है कि जो हमारे पास संक्रमण धातु आयन होते हैं, संक्रमण धातु एलिमेंट तत्व होते हैं, वो हमारे पास कैटलिस्ट का काम करते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। अच्छा, एक प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं हम, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति। यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर, देखो हमारे पास कोई भी मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है या कोई भी मेटल है, हम कैसे पता लगाएंगे, या फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। यानी कि हमको कोई तत्व दे दिया, हमको कोई पदार्थ दे दिया बच्चों, और हमसे ये पूछा कि बताओ इसमें चुंबकीय गुण है या नहीं है, इसमें चुंबकीय गुण है या नहीं है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है या नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। अब देखो, अगर हमको डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट दे दिया और हमसे पूछा कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताओ, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब क्या है, कोई भी चुंबकीय गुण हो, हमसे पूछा इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताओ, तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे हमारे पास डी कक्षकों में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की ही बात कर रहे हैं।
डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो हमारे पास धातु है, तत्व है, तत्व की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। देखो आपको कोई सा भी एलिमेंट दे दिया जाए, कोई सा भी तत्व दे दिया जाए और आपसे पूछे कि बताओ इसमें चुंबकीय गुण है या नहीं है, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। आपको उस तत्व का या उस आयन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, जो डी ब्लॉक के कक्षक हैं, उनमें आपको क्या देखना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखना है। अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो हमारे पास क्या है, अनुचुंबकीय है। 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो थोड़ा ज्यादा अनुचुंबकीय है, यानी कि उसमें चुंबक की प्रवृत्ति ज्यादा है। 3 मिल जाए तो उसमें और ज्यादा चुंबक की प्रवृत्ति है। 4 मिल जाए तो और ज्यादा है, 5 मिल जाए तो और ज्यादा है। ठीक है, बस हमको क्या देखना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पता लग जाए, हमको पता लगाना हो कि कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है या मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, म्यू बराबर n+2। ठीक है, n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको करना सिर्फ एक काम है, क्या, आपको इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रखनी है। n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उतने n की जगह रख दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने का मतलब क्या है, सबों ने पेयरिंग करी हुई है। अब ऐसी अवस्था जब कब आती है, जब D10 में आती है, यहाँ कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास जो तत्व है, जो धातु है, एलिमेंट है, उसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होगी, वो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो Mn+2 है, Mn+2 है, इसका सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होती है। आप कहेंगे सबसे ज्यादा क्यों होती है सर, तो देखो मेरे प्यारे साथियों, Mn+2 में हमारे पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। Mn+2 में हमारे पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और देखो डी ब्लॉक में सर्वाधिक 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। 5 से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी कंसिडर इन एनी सिचुएशन। ठीक है, क्योंकि 5 से ज्यादा होने पर छठा कहां जाएगा, यहां जाएगा। अगर 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो छठा कहां जाएगा, यहां जाएगा। और फिर हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह जाएगी, 4 रह जाएगी। और अगर फिर हमने एक और बढ़ा दिया तो फिर 3 रह जाएगी। ठीक है, इसलिए डी जो कक्षक है उनमें अधिकतम 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं लेके आ सकते। कम तो आ सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं आ सकते। तो ये हमारे पास क्या हो गई, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति हो गई। अनुचुंबकीय प्रवृत्ति कब होगी, जब हमारे पास डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तत्व या धातु की प्रकृति जो है उतनी ही ज्यादा अनुचुंबकीय होगी। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और बची हुई है, वो कल कंप्लीट करवा दूंगा, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से आराम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए इनको ऐसे ही मत लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।